यूनिट थर्ड का एक टॉपिक है दैट इज हाइड्रोलिक न्यूमेटिक एक्चुएटर्स। अभी तक हमने जो रीड आउट किए वो इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स रीड आउट किए थे। इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स, ओके। इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स में हमने कुछ मोटर्स भी रीड आउट की और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को भी रीड आउट किया था, है ना, जिसमें लाइक सोलेनॉइड, रिले, डायोड, बीजेटी, ये इस तरीके की हमने कुछ डिवाइसेस इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड और कुछ मोटर्स लाइक डीसी मोटर, गियर मोटर, है ना, ये सारी चीजें क्या थी इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स में हम लोग रीड आउट कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक एक्चुएटर्स। ये वर्ड तो सिमिलर है, एक्चुएटर है, इस मूवमेंट किसी ऑपरेशन को परफॉर्म कराने के लिए मोशन इस डिवाइस के थ्रू। लेकिन ये हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक क्या चीज है ना, हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक एक्चुएटर्स क्यों डिफाइन किए गए, इसको हम थोड़ा डीप में समझेंगे, है ना। तो ये आपके एक्चुएटर से ही रिलेटेड टॉपिक है। चलिए नेक्स्ट, बेसिक डेफिनेशन यहां भी देख लेते हैं एक्चुएटर्स की। एक्चुएशन सिस्टम आर द एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द आउटपुट ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स or microprocessors or control system into a controlling action on a machine or device। वैसे हमें पता है इसकी जो डेफिनेशन थी हमने तीन टर्म्स में रीड आउट की थी। एक तो मोशन के टर्म्स में रीड आउट की थी, एक मूवमेंट के टर्म्स में रीड आउट की थी, ठीक है। एक थी आपकी इनपुट और आउटपुट से रिलेशन, कि अगर इनपुट्स कोई ट्रांसफर कर, और एक हमने रीड आउट की थी कि अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है तो भी वो क्या है, इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स है। तो ये कुछ डेफिनेशन थी जो हमने रीड आउट की थी। लेकिन अगर हम मैकेनिकली देखें तो हमारे जो कंट्रोलर्स हैं, हमारे जो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, उनके एक्शन को कंट्रोलिंग एक्शन में कन्वर्ट करना या उन कंट्रोलिंग एक्शन तक उसको ट्रांसफर करना अपना एक्चुएटर का वर्क है, किसी भी मशीन के लिए, किसी भी सिस्टम में, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स क्या हैं एक्चुएटर्स के? न्यूमेटिक एक्चुएटर्स हो सकते हैं, हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स हो सकते हैं, मैकेनिकल एक्चुएटर्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्चुएशन सिस्टम्स हो सकते हैं। ये इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स हमने पढ़ लिए थे, वो जहां यूज हो रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल एक्चुएशन सिस्टम्स हैं। लेकिन अब हम जो रीड आउट करने वाले हैं वो न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक एक्चुएशन सिस्टम रीड आउट करने वाले हैं, या हम कह सकते हैं न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक एक्चुएटर रीड आउट करने वाले हैं, ओके। एक्चुएशन सिस्टम समझते हैं कि कहां पर हम एक्चुएटर एक्चुअली यूज कर रहे हैं। ये समझ लीजिए कोई एक सिस्टम है, ठीक है। इस सिस्टम में ये वाला पोर्शन आपका प्लांट शो कर रहा है, इस प्लांट से कुछ आउटपुट को सेंस किया जा रहा है, यानी चाहे वो टेम्परेचर सेंसर हो, चाहे वो प्रेशर सेंसर हो, कोई भी पैरामीटर्स को हम सेंस कर रहे हैं बाय यूजिंग सेंसर्स। हम सेंसर्स भी इस में पढ़ने वाले हैं। वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंसर्स। तो उस सेंसर के जो आउटपुट सिग्नल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सेंसिंग सिग्नल बोलेंगे। ये आउटपुट सिग्नल के अकॉर्डिंग हमारा जो कंट्रोल यूनिट है वो एक्ट करेगा, और जो इसके बाद जो भी ये कमांड देगा, जो ये जो कंट्रोलर है वो जो भी कमांड देगा उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या एक्चुएटर वर्क करेगा। तो एक्चुएटर्स क्या है, जनरली तो मैकेनिकल कंपोनेंट होते हैं। आपने देखा था अगर रिले भी है तो उसके पास भी एक मैकेनिकल फ्रेम होता है ना। तो है तो मैकेनिकल कंपोनेंट, और ये क्या कर रहे हैं कि इस कंट्रोलर के एक्शन को, मतलब इस कंट्रोलर के सिग्नल को, क्या सिग्नल के अकॉर्डिंग क्या एक्शन परफॉर्म कराना है, ये कौन करेगा, एक्चुएटर करेगा, ठीक है। देन वो एक्शन कहाँ परफॉर्म हो रहा है, प्लांट में परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा साइकिल एक फीडबैक के तरीके से चलता रहता है, ठीक। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्चुएशन। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम बात करते हैं न्यूमेटिक
हाइड्रोलिक एक्चुएशन सिस्टम्स की। अब हम ये देखें पहले, ये न्यूमेटिक क्या है, इसको न्यूमेटिक क्यों बोल रहे हैं और इसको हाइड्रोलिक क्यों बोल रहे हैं। न्यूमेटिक डील्स विद एयर प्रेशर। क्लियर। जहां पर भी हम गैस या एयर की बात करेंगे, वहां पर अपना कौन सा एक्चुएटर होगा, यानी न्यूमेटिक एक्चुएटर होगा। ठीक है। जो ऑपरेशन परफॉर्म कराया जाएगा किसी भी एक्चुएटर के थ्रू, अगर वो एयर के थ्रू कराया गया है तो वो न्यूमेटिक एक्चुएटर है। यानी अगर मान लीजिए वॉल्व भी आपको मूव कराना है ना, और आपने उसका उसका जो मूवमेंट है वो एयर से कंट्रोल किया है बाय यूजिंग एयर, तो वो कौन सा एक्चुएटर हो गया, न्यूमेटिक एक्चुएटर होगा। क्लियर। सिमिलरली हाइड्रोलिक, नाम से ही समझ में आ रहा है, हाइड्रोलिक मींस कहीं ना कहीं फ्लूइड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, फ्लूइड की बात हो रही है। ठीक है। फ्लूइड में क्या है, अपने पास कोई भी लिक्विड हो सकता है या कोई ऑयल ऑयल हो सकता है। अब लिक्विड या ऑयल की मोशन और प्रेशर को हम डील करेंगे तो कौन सा होगा, हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स होंगे। ठीक है, हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स। सिंपल। ये कंट्रोल सिस्टम में ब्लॉक डायग्राम्स बनाए जाते हैं। कंट्रोल सिस्टम में जो ब्लॉक डायग्राम्स बनाए जाते हैं उनको रिप्रेजेंट एक कह सकते हैं, एक प्लांट को या किसी भी सिस्टम को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है कि यहाँ पर तो हमारा डिजायर्ड आउटपुट रेस्पॉन्स होता है कि हम क्या चाहते हैं, उसको सेंस कर रहा है। सेंस के थ्रू यहाँ कंट्रोलर के पास गया वो सिग्नल, सेंसिंग सिग्नल कंट्रोलर के पास गया, कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग जो कंट्रोल सिग्नल है उसके अकॉर्डिंग एक्चुएटर ने वर्क किया। एक्चुएटर ने जो वर्क किया वो प्लांट के पास गया, यानी प्रोसेस के पास गया। ठीक है। और फिर वापस से जो आउटपुट आया, एक्चुअल में आउटपुट जो आया, उसको वापस से सेंसर के थ्रू सेंस करके वो चेक करता है कि हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से है या नहीं है। ठीक है। ये सेंसर फीडबैक देता है और जो डिजायर्ड आउटपुट है और जो रिसीव्ड आउटपुट है उन दोनों को कंपेयर करता है। फिर हमारे पास एक एरर सिग्नल जनरेट होता है जिसके अकॉर्डिंग कंट्रोलर हमारा वर्क करता है। तो ये एक फीडबैक सिस्टम होता है जिसमें आउटपुट को वापस से फीड किया जाता है इनपुट पे। ठीक है। तो ये नॉर्मल किसी भी एक्चुएटर या प्लांट में वर्क करता है क्योंकि यहाँ ऑटोमेशन का वर्क चल रहा है, अपने आप ये कंट्रोल होगा। क्लियर। तो मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि न्यूमेटिक जो एक्चुएटर्स हैं वो एयर प्रेशर को डील करते हैं और जो हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स हैं वो लिक्विड और ऑयल के मोशन या प्रेशर को डील करते हैं। क्लियर। अब हम कुछ वॉल्व्स को देखते हैं जो यूज किए जाते हैं। ठीक है। जिसमें अपने पास है डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व को समझें। सबसे पहले है अपने पास स्पूल वाल्व। स्पूल वाल्व क्या है, इस वाल्व में जो मोशन है वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मोशन होता है। ठीक है। तो स्पूल वाल्व मूव हॉरिजॉन्टली विद इन वॉल्व बॉडी टू कंट्रोल फ्लो। फ्लो को कंट्रोल करने के लिए ये क्या करता है, हॉरिजॉन्टली मूव करता है। ठीक है। अब देखिए, एक स्ट्रक्चर आपके सामने गिवन है, आई थिंक क्लियर भी होगा। यहाँ पर क्या है, एक रॉड है और ये एक सिलिंड्रिकल टाइप स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब इसको जब हम अभी इस पोजीशन में क्या है, पोर्ट 1 ओपन है, इसको एज ए इनपुट यूज कर लिया, और पोर्ट 2 ओपन है, इसको एज ए आउटपुट यूज कर लिया। कोई सा भी यूज कर सकते हैं बट हम समझने के लिए बता रहे हैं कि पोर्ट 1 को एज ए इनपुट यूज किया और पोर्ट 2 को एज ए आउटपुट यूज किया। अभी इस कंडीशन में दो पोर्ट, पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 ओपन है। क्लियर। अब इस वॉल में क्या है, ये जो मोशन है वो कैसा होगा, हॉरिजेंटल मोशन होगा, या तो इस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है। मूवमेंट ही इसका हॉरिजेंटल होगा। तो जब सेकंड पोजीशन ये आई, जब हम इस साइड मूव करा रहे हैं कि ये जो डिस्क है ये क्या है, इस पोजीशन पर आ गई। ठीक है। और ये वाली जो डिस्क है वो यहां पर आ गई। क्लियर। तो इस केस में क्या होगा,
जो पोर्ट 1 था वो तो क्लोज हो जाएगा, पोर्ट 2 ओपन रहेगा, लेकिन पोर्ट 3 ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो हम एज ए इनपुट या आउटपुट पोर्ट 3 और पोर्ट 2 को यूज कर सकते हैं। पोर्ट 2 और पोर्ट 3 यहाँ पर यूज हो रहे हैं। तो ये है स्पूल बॉल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर 3 पोर्ट हैं तो हम इसमें हॉरिजॉन्टल मोशन करा के एज अ इनपुट और आउटपुट किसी भी पोर्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन हाँ, इस केस में ऐसा नहीं हो पाएगा कि पोर्ट 1 भी यूज हो जाए और पोर्ट 3 भी यूज हो जाए। ठीक है, पोर्ट 2 कॉमन आ रहा है हर बार, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रोटरी स्पूल बॉल। रोटरी नाम से समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं रोटेशन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? रोटेशन की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ जो मूवमेंट था वो हॉरिजेंटल था, लेकिन यहाँ पर अब मूवमेंट क्या होगा? रोटेशन होगा। ठीक है, यानी जो मूवमेंट होगा तो हॉरिजेंटली मूवमेंट, लेकिन रोटेशन करते हुए मूवमेंट होगा। तो यानी जो डिस्क है ये वाली, ये मूव करेंगी, रोटेशनली मूव करेंगी और इसमें शिफ्टिंग होगी। ठीक है, अब इस वाले केस में क्या है, फर्स्ट वाले केस में, कि इस कंडीशन में पोर्ट 3 और पोर्ट 2 ओपन है। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसको रोटेट करना स्टार्ट किया, इसको रोटेट करना स्टार्ट किया और ये शिफ्ट होती जाएगी राइट साइड में। ठीक है, तो ये वाला जो डिस्क, ये वाली जो डिस्क है वो इस वाली पोजीशन पर आ जाएगी, और ये जो वाली डिस्क है ये कहाँ आ जाएगी? इस वाली पोजीशन पर आ जाएगी। ठीक, इस केस में क्या होगा, पोर्ट 2 तो ओपन है ही, और पोर्ट 3 भी, वो पोर्ट 1 भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो जो मोशन हुआ वो कैसा हुआ? रोटेशनल, और रोटेशनल की वजह से ये शिफ्ट हो गया इस डायरेक्शन में। ठीक, सिंपल, दो वॉल्व हो गए, स्पूल वॉल्व और रोटरी स्पूल वॉल्व। कॉन्सेप्ट वही है, सेम आइडिया है, लेकिन केवल रोटेशन की वजह से यहाँ पर जो वॉल्व है वो ओपन और क्लोज हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज पॉपेट वॉल्व। बहुत इंपॉर्टेंट वॉल्व है, मोस्टली यूज भी होता है। पॉपेट वॉल्व क्या होता है? दिस वॉल्व इज नॉर्मली इन क्लोज्ड कंडीशन। In this valve, balls, discs, or cones are used in conjunction with valve seats to control the flow. ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है ये आपका क्या है? पपेट वॉल्व का है। पपेट वॉल्व में क्या होता है? एक बटन होता है, बटन से कनेक्टेड आपके ये वॉल्व है, बॉल है। ठीक है, और इस बॉल से कनेक्शन किसका है? स्प्रिंग का है। और ये है आपके कॉर्नर्स, जिसको हम डिस्क भी बोल सकते हैं, जो इसको कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी जो करंट सिचुएशन है उस केस में क्या है, ये जो बटन है वो प्रेस नहीं है। ठीक है, इसको हमने प्रेस नहीं किया हुआ है, तो जो बॉल्व है वो इस दोनों डिस्क से अटैच्ड है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है, पोर्ट 1 और पोर्ट 2 में कोई कनेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक, बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि जो स्प्रिंग है वो इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, और जिसकी वजह से ये इस डिस्क से कनेक्ट हो गए, और यहाँ पर जो कनेक्शन होना चाहिए था वो एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, हमने सेकंड केस में क्या किया, इस बटन को प्रेस किया। अब इस वाली सिचुएशन में ये बटन प्रेस हो गया। जैसे ही बटन प्रेस हुआ, ये जो बॉल है वो डाउनवर्ड गई, स्प्रिंग कंप्रेस हो गई, और ये जो पाथ था, ये जो पाथ है वो ओपन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कनेक्शन हो गया पोर्ट 1 का पोर्ट 2 के साथ। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? पपेट वॉल्व बोलते हैं। क्लियर? ये जनरली क्या है, फ्लो कंट्रोल करने के लिए यूज हो रहे हैं, चाहे रोटरी वॉल्व हो, स्पूल वॉल्व हो या पपेट वॉल्व हो, सब फ्लो कंट्रोल करने के लिए यूज हो रहे हैं। अब फ्लो कैसे कंट्रोल हो रहा है, एक चीज ये देखते हैं। देखिए, इस वाले कंडीशन में, इस वाले केस में क्या होगा, जब ये जो बॉल है अगर स्प्रिंग से अटैच्ड है और हम इसी डायरेक्शन में इसको कोई फ्लूइड या लिक्विड फ्लो कराते हैं, है ना, तो क्या होगा, ये इस पर प्रेशर लगाएगी बॉल पर। स्प्रिंग तो ऑलरेडी लगा ही रही है इस पर प्रेशर, लेकिन जो फ्लूइड इस डायरेक्शन से आएगा वो भी इस पर प्रेशर लगाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इस बॉल से ये बॉल अटैच हो जाएगी। तो जब ये बॉल अटैच हो जाएगी तो यहाँ पर कोई भी कनेक्शन नहीं होगा, यानी इस डायरेक्शन में आपको कोई भी फ्लो नहीं मिलेगा।
लेकिन अगर हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ फोर्स लगाते हैं या हम कोई लिक्विड इस पर देते हैं इसको इस वाले टर्मिनल से, तो जो लिक्विड का फ्लो है वो इस बॉल पर प्रेशर लगाए, तो जो बॉल है वो डिस्प्लेस होगी। बॉल कहाँ जाएगी? सपोज यहाँ पर आ गई, ठीक है, बॉल यहाँ आ गई, स्प्रिंग क्या हो गई? कंप्रेस हो गई, और ये जो फ्लो है वो कनेक्ट हो जाएगा इस वाले पोर्ट से, ठीक है, जो फ्लूइड है वो इस नेक्स्ट पोर्ट पर चला जाएगा। तो इस टाइप के जो कंट्रोल होते हैं उसमें सिंगल डायरेक्शन में ही फ्लो पॉसिबल है। Okay, so flow possible only in this direction. Free flow can only occur in one direction through a valve. Flow in the other direction is blocked by the spring. Clear? इस डायरेक्शन से तो फ्लो जो है वो ब्लॉक हो जाएगा और इस वाले डायरेक्शन से फ्लो हो जाएगा, ठीक है। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इस वॉल्व, फ्री वॉल्व के लिए। अब हम समझते हैं एक हाइड्रोलिक सिस्टम को। जहां भी हाइड्रोलिक सिस्टम यूज हो रहा है उसमें ये कॉन्सेप्ट जरूर आएगा, ठीक है। किसी भी प्लांट में हो चाहे किसी भी इंडस्ट्री में हो, वहां पर अगर हाइड्रोलिक सिस्टम यूज हो रहा है तो ये कॉन्सेप्ट जरूर आएगा। अब देखिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम हाइड्रोलिक में क्या यूज करने वाले हैं? लिक्विड यूज करने वाले हैं। तो हम एक रिजर्वेयर की तरह एक टैंक में लिक्विड को फिल कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास लिक्विड है। अब लिक्विड में हम क्या यूज कर रहे हैं? चाहे ऑयल यूज कर लें या वाटर यूज कर लें, ठीक है। ये टैंक फिल्ड है। इस टैंक को हमने कनेक्ट किया एक फिल्टर से, यानी जो इसका लिक्विड है या वाटर है उसको फिल्टर किया, और फिल्टर करने के बाद हमने इसको किस में दे दिया? एक हाइड्रोलिक पंप में दे दिया जो इसको प्रेस करेगा, ठीक है, यानी इस पर प्रेशर बनाएगा। हाइड्रोलिक पंप से जो वाटर आउटलेट में आएगा उसको हमने कनेक्ट किया एक प्रेशर रेगुलेटर से। प्रेशर रेगुलेटर से कनेक्ट किया, इसका पर्पस क्या है कि ये देखेगा, ये चेक करेगा कि जो रिक्वायर्ड प्रेशर है, ठीक है ना, वो हमारा अचीव हो गया या नहीं हो गया। अगर रिक्वायर्ड प्रेशर अचीव हो गया तो इस डायरेक्शन में उसको कंट्रोल वाल्व को भेज देगा, और सपोज रिक्वायर्ड प्रेशर लेवल से कम है तो वो अभी कॉन्स्टेंटली उसको पॉज रखेगा जब तक वो प्रेशर इंक्रीज नहीं हो जाता। और जैसे ही रिक्वायर्ड लेवल से प्रेशर इंक्रीज होता है तो एक्सेस फ्लूइड को क्या कर देगा? ये एग्जिट कर देगा, है ना। एग्जिट करते ही वापस ये टैंक में सेंड कर देगा, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है प्रेशर की उतने तक तो इसको मेंटेन रखेगा। अब ये जो प्रेशर्ड लिक्विड आया, ठीक है, क्योंकि हम कंट्रोल क्या कर रहे हैं? हम वर्क किस पे कर रहे हैं? लिक्विड की प्रेशर पे ही वर्क कर रहे हैं, उसके मोशन पे ही वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ये जो प्रेशर लिक्विड आया उसको हमने कहा दिया? कंट्रोल वाल्व में दिया। कंट्रोल वाल्व के पास तीन ऑप्शन है, या तो वो ए डायरेक्शन में उस लिक्विड को सेंड करेगा, या फिर बी डायरेक्शन में सेंड करेगा, या फिर जब यूज नहीं आ रहा तो वापस से टैंक की ओर सेंड कर देगा। और ए और बी में सेंड करने का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपको कोई वेट करना है, वे करना है ना, उसको लिफ्ट नहीं करना, उसको आपको नीचे लेकर आना है, तो उस केस में क्या होगा कि जो प्रेशर लिक्विड है हम उसको ए इनपुट यानी ए आउटलेट से बाहर भेजेंगे, जिससे क्या होगा? ये जो लिक्विड है वो पिस्टन के इस साइड से इस पर प्रेशर लगाएगा। जब पिस्टन के इस साइड से प्रेशर लगेगा तो क्या होगा? पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, तो जो इस पर वेट रखा है वो नीचे की तरफ आएगा। सिमिलरली अगर उस वेट को मुझे उठाना है ना, उसको लिफ्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? इस प्रेशर को ए किस जगह नहीं भेजकर, ए साइड से नहीं भेजकर कहां भेजेंगे? बी साइड पर सेंड करेंगे। बी साइड पर सेंड करने से क्या होगा? जो पिस्टन है उसके डाउनवर्ड डायरेक्शन से प्रेशर आएगा, ठीक है, और पिस्टन के नीचे से प्रेशर आएगा तो पिस्टन ऊपर की तरफ उठेगा, तो उस पर कोई भी वेट रखा है तो वो क्या होगा? लिफ्ट होगा। तो ये कॉन्सेप्ट किसी भी हाइड्रोलिक सिस्टम में वर्क करता है, चाहे वो रोबोटिक वाले कॉन्सेप्ट हो, जैसे रोबोटिक आर्म होती है, ठीक है, रोबोटिक आर्म में भी यहाँ पे हाइड्रोलिक सिस्टम लगे होते हैं। तो हाइड्रोलिक सिस्टम को की जो अप्रोच है, हाइड्रोलिक सिस्टम की जो अप्रोच है वो इसी पे बेस्ड है कि अगर लिफ्ट करना है
या लिफ्ट करना है तो इस वाले डायरेक्शन में प्रेशर लगाओ, और उसको अगर वेट करना है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर लगाओ। ठीक है, तो किसी भी प्लांट में देख लें, किसी भी इंडस्ट्री में देख लें, जहां भी हाइड्रोलिक सिस्टम होगा ये कॉन्सेप्ट वर्क करेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं, एक फ्लूइड को हमने प्रेशराइज किया है और उसको कंट्रोल वाल्व के थ्रू डायरेक्शन दे रहे हैं ताकि वो किसी वेट को लिफ्ट कर सके या उसको वे कर सके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं न्यूमेटिक सिस्टम। ओके, न्यूमेटिक सिस्टम क्या है? अभी हमने हाइड्रोलिक की बात करी थी, वहां पर हमने लिक्विड के मोशन को डील किया था। अब न्यूमेटिक है तो हम इसमें एयर को कंट्रोल करेंगे, यानी एयर प्रेशर को कंट्रोल करेंगे। तो बहुत सिंपल फंडा है इसका भी। जो एटमॉस्फेरिक एयर है, जो एटमॉस्फेयर में एयर है, उसी को हम यूज करते हैं। ठीक है ना, उस एयर को यूज कर रहे हैं, उसको फिल्टर किया, जैसे हमने वाटर को फिल्टर किया था, फिर हमने एयर कंप्रेसर में इसको सेंड किया। ठीक है, सिमिलरली हमने हाइड्रोलिक कंप्रेसर लगाया हुआ था। इस कंप्रेसर को चलाने के लिए एक मोटर लगी हुई है और मोटर को पावर सप्लाई गिवन है, और ये कनेक्टेड इस वाले रिजर्वेयर से। इसका कंसेप्ट अभी मैं बताता हूँ जब इस साइड से आते हैं कि ये कनेक्टेड कहाँ पर है। ठीक है, पहले हम ये देखते हैं कि पावर सप्लाई इस मोटर को चला रही है और मोटर क्या कर रहा है, एयर को कंप्रेस कर रहा है। ये कंप्रेसर बन गया, मतलब एयर क्या होगी, कंप्रेस्ड हो गई। अब जब एयर कंप्रेस्ड होगी तो जो एयर है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी बहुत हीटअप हो जाएगी, है ना। जब किसी चीज को कंटिन्यूस प्रेस करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, हीटअप हो जाएगी। अब उस हीट को रिड्यूस करने के लिए हमने क्या यूज किया कि एयर कूलर यूज कर दिया। अब एयर कंप्रेसर से जो हीटेड और कंप्रेस्ड एयर है वो एयर कूलर में आ गई। देन हमें यहाँ पर एयर कंप्रेस्ड हो गई, कंप्रेस्ड एयर है, लेकिन उसका टेम्परेचर क्या कर दिया हमने, डाउन कर दिया। और इस कंप्रेस्ड एयर को हमने इस रिजर्वेयर में रिस्टोर स्टोर कर लिया। ठीक है, क्योंकि हम ऐसा तो नहीं कि एकदम एनवायरनमेंट से एयर ली और उसको यूज कर लिया, हमें उसको कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना पड़ेगा ताकि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसको यूज कर सकें। क्लियर? लेकिन जो रिजर्वेयर है, अगर उसके पास जो एयर का प्रेशर है वो रिक्वायर्ड लेवल पर आ गया तो वो क्या करेगा, वापस से सिग्नल देगा इस पावर सप्लाई को कि अब हमें प्रेशर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो जो स्विच है उसको ओपन कर देगा। ठीक है, तो इट ओपन्स व्हेन सेट प्रेशर इज रीच्ड, यानी जो रिक्वायरमेंट है प्रेशर की अगर वो मिल जाता है तो इस स्विच को क्या कर देगा, ओपन कर देगा। जैसे ओपन कर देगा तो यहाँ पर वापस से हमें कोई एयर पे प्रेशर नहीं मिलेगा, तो जो रिजर्व में आ गई एयर हम उसका यूज कर सकते हैं। सिमिलरली अब इस एयर को हमने किस में भेज दिया, एक कंट्रोल वॉल्व में सेंड किया। कंट्रोल वॉल्व में सेंड करने से क्या होगा, जो कॉन्सेप्ट हम अभी हाइड्रोलिक सिस्टम में लगा रहे थे वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लगाएंगे कि ये जो एयर है, जो ये जो कंट्रोल वाल्व है उसके पास तीन ऑप्शन है, या तो फर्स्ट वाली डायरेक्शन में जाए, या सेकंड वाली डायरेक्शन में जाए, या थर्ड वाली डायरेक्शन में। सपोज हमारा जो फर्स्ट है दैट इज फॉर ऑफ, सेकंड फॉर रेज एंड थर्ड फॉर लोअर। क्लियर? तो तीन ऑप्शन है, अगर यूज नहीं है तो वापस से उस एयर को हमने क्या किया, एटमॉस्फेयर में भेज दिया। ये तो थर्ड ऑप्शन हो गया, दैट इज फॉर ऑफ। अगर हमें रेज करना है, रेज करने के लिए सिमिलर वही कॉन्सेप्ट है कि मुझे ए डायरेक्शन में इस एयर को सेंड करना पड़ेगा। ए डायरेक्शन में सेंड होगा तभी प्रेशर क्या होगा, डाउन से अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, बॉटम टू टॉप, जिसकी वजह से ये जो पिस्टन है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, और जैसे ही मूव होगा तो जो लोड इस पर रखा हुआ है वो क्या हो जाएगा, रेज कंडीशन में आ जाएगा, यानी उठने लगेगा। सिमिलरली अगर मुझे ये डाउन इसको वेट करना है, लिफ्ट नहीं करना, उसको लोअर लेकर आना है, तो हम क्या करेंगे कि जो बी टर्मिनल है उससे हम एयर को पास करेंगे, तो उसमें क्या होगा, ये जो एयर का प्रेशर है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, पिस्टन क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। पिस्टन नीचे जाएगा तो जो उस पर लोड रखा है वो नीचे की तरफ लोअर साइड में चलने लगेगा। ठीक है, इस तरीके से हम किसी हाइड्रोलिक न्यूमेटिक सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। तो यहां तक कॉन्सेप्ट वही है हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक एक्चुएटर्स में, लेकिन
डिफरेंस क्या है कि हम एयर यूज कर रहे हैं एक जगह और एक जगह लिक्विड यूज कर रहे हैं, दोनों को ही कंप्रेस कर रहे हैं, दोनों को ही हम कंट्रोल वाल्व में सेंड कर रहे हैं, रिजर्व भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इसमें देखते हैं। और यहाँ कुछ डिटेल्स है छोटी छोटी, जैसे कंप्रेसर के बारे में, एयर रिजर्वर के बारे में, मॉइस्चर सेपरेटर के बारे में। ठीक है, इनको आप देख लीजिए। दिस यूनिट कंप्रेसेस द एयर विच इज एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द प्रेशर ऑफ एयर इंक्रीजेस। यहाँ पर क्या है, जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसको हमने कंप्रेस किया, तो ये कंप्रेशर आ गया इस वाले पोर्शन से। ठीक है, एयर रिजर्वर यहाँ से आ गया, जिसमें दिस टैंक स्टोर्स कंप्रेस्ड एयर विच इज आउटपुट ऑफ एयर कंप्रेसर। जो कंप्रेसर और कूलर का जो आउटपुट थी कंप्रेस्ड एयर, उसको हमने कहाँ स्टोर कर लिया, इस रिजर्वेयर में स्टोर कर लिया। क्लियर। मॉइस्चर सेपरेटर भी यूज कर सकते हैं, जिससे जो वाटर वेपर होता है वो सेपरेट हो जाता है। इसमें हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं केमिकल और मैकेनिकल सेपरेशन का। क्लियर। एयर फिल्टर हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है, ताकि जो एटमॉस्फेयर से एयर आता है उसको हम फिल्टर आउट कर सकें। ओके, ये हमने वाल्व यूज किया है, डीसीबी एंड एफसीबी, फ्लो कंट्रोल वाल्व, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व्स। दीज वाल्व्स डायरेक्ट फ्लो ऑफ एयर कंट्रोल और कंट्रोल फ्लो ऑफ एयर, स्पीड ऑफ एक्चुएटर्स। ये सारी चीजें डीसीबी और एफसीबी वाल्व से हम कंट्रोल कर सकते हैं। एयर एक्चुएटर्स क्या हो गए, दीज आइटम्स आर द हार्ट ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम, दीज आर टेकिंग पार्ट इन ऑब्टेनिंग मैकेनिकल एडवांटेज, दीज आर आइदर लीनियर और रोटरी एक्चुएटर्स। यहाँ हमने एक्चुएटर्स यूज कर लिए। ठीक है, एयर कंडक्टिंग एलिमेंट, द कंप्रेस एयर फ्लो थ्रू पाइप्स, वॉल्स और आर कंडक्टिंग, यानी जहां हम एयर को फ्लो करा रहे हैं वो हमारे क्या है, कंडक्टिंग एलिमेंट्स हो गए। एयर को फ्लो करा रहे हैं इसलिए एयर कंडक्टिंग एलिमेंट्स हो गए। कौन कौन से हो गए, पाइप्स हो गए, वॉल्स हो गए। ठीक है, तो ये था आपका हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक एक्चुएटर्स। अगर किसी को डाउट है और कोई क्वेरी है तो पूछ सकता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेंसर्स स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंसर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर्स रीड आउट करने को मिलेंगे। ठीक है।